जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की जो बुक है उसकी सीरीज़ है। ठीक है, तो ये 7वां लेक्चर है। ठीक, ये 7वां है। 6 लेक्चर यानी 7वां लेक्चर इन द सेंस ये 7वां अध्याय है। ठीक है, 6 अध्याय इसके पहले मैंने कवर कर दिए हैं, कवर हो चुका है वो, और उसका वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पॉलिटी का, आप उसमें देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका जो लिंक का वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा। ठीक है, तो आप उन सबको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और वो देखने से आपके अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होगी। ठीक है, अच्छा लगेगा वो। आप आपके पिछले जितने भी वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उसमें टॉपिक हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं, और बहुत ब्रीफ बहुत अच्छे तरीके से कवर हुआ है। आप देखिए उसको तो पता चलेगा आपको। एक अलग तरीके से मैंने उसको पढ़ाया है, सभी पूरे जितने भी अध्याय हैं पिछले 6 के 6 अध्याय मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, ये जो 7वां अध्याय है इसमें वो है मूल अधिकार का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार की जो थोड़ा बेसिक थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं कि ये कहाँ से कैसे क्या शुरू हुआ। ठीक है, जैसे अपने संविधान की अगर बात करें तो संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद जो है वो 12 से लेकर के और कहाँ तक, 35 तक। ठीक है, ये आपको मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान यहीं पर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको ये सब बताता जाऊंगा, इसमें आगे मिलेगा सब कुछ। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी कि अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं प्रमुख, तो अगर पूछा जाए ये प्रश्न अगर बने तो आप यूएसए का जो संविधान बना है वहाँ से, अमेरिकी संविधान से ये लिया गया है। ठीक, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना किसी अन्य देश में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार जो अपने संविधान में हैं और उनकी जो विस्तृत चर्चा की गई है, बहुत विस्तार से उनकी जो चर्चा की गई है, वो अदर कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो संविधान अमेरिका का ही क्यों ना हो जहाँ से हमने इसको लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है। लेकिन वहाँ भी इतनी गहराई तक जाके इस पर चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। ठीक है, ये सब जो प्रश्न हैं ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि ये संविधान जो है मूल अधिकारों की गारंटी कौन देता है, तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, संसद, या ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, या संविधान। तो आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, कि कौन देता है, गारंटी कौन देता है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है संविधान में। ठीक, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता समाहित किया गया है। ये सब चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों से उन्नत से है। ठीक है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बनाए गए हैं ये कानून, अब इसको पढ़ के आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया है कि ये नागरिकों के खिलाफ आज़ादी की सुरक्षा करते हैं, कठोर नियमों की। तो ऐसा राज्य कोई ऐसा नियम ना बना दे जिससे कि लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो सके। ठीक है, उनकी ऐसी कोई लिबर्टी, स्वतंत्रता उनकी बाधित हो जो कि मूल अधिकारों में जिसको बताया गया है, तो उसके लिए ये व्यवस्था दी गई है
संविधान में। ठीक है, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। आप अनाप शनाप नियम कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कि आप जो मर्जी में आया वो आपने नियम बना दिए, ऐसा नहीं है। जब भी लगेगा कि यहाँ पर ये कोई एक्ट, कोई नियम, कोई अधिनियम, कोई कुछ भी होगा जो पारित हुआ, वो बना, कोई नियम, अधिनियम या अध्यादेश, कुछ भी, अगर वो मूल अधिकारों को कहीं भी वो उसका हनन करता है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी उसके पुनरीक्षा होगी, उसके उसको उस पर विचार किया जाएगा, उस पर जो है संविधान पीठ बैठेगी और उस पर विचार किया जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका मूलाधिकार हनन होता है, उसका मूलाधिकार खतरे में पड़ता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। जो जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा सुरक्षा व गारंटी दी गई है, तो याद रखिएगा संविधान के द्वारा। तो ये प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू टाइप में। ठीक, आगे देखते हैं। कानून का मूल सिद्धांत है, जो राष्ट्र का कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए कहे गए हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक चतुर्मुखी विकास जिसको बोलते हैं, पूरा मतलब ओवरऑल जो कह सकते हो आप डेवलपमेंट, तो वो उसको विकसित करने के लिए ये मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले भी मैंने ये इस पर चर्चा की है, आगे अब आप देखेंगे पिछले लेक्चर में, वीडियो में, तो आपको ये चर्चा मिलेगी कि मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था, लेकिन एक हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार है जो इसमें दिया गया है, लेकिन वो हटा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकार में। समता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 अनुच्छेद। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। ठीक, संपत्ति का अधिकार ये 31, ये अब समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32। इसी के आधार पर यही अनुच्छेद है जो कि व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसका मूल अधिकार उसका वायलेट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 44वें कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन से ये मूल अधिकार से हटा दिया गया था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और रखा कहाँ गया है वो? 300 का में। ठीक, 300 ए मान ये यहाँ पे इसको यहाँ से प्रतिस्थापित करके यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, इसे वैधानिक अब इसको ये एक तरीके से आपका मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये कानूनी एक वो बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से फिलहाल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो कभी ये आए कि मतलब अभी वर्तमान में संविधान में कितने अधिकार, मूल अधिकार दिए गए हैं, तो 6। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मूलतः, अगर मूलतः शब्द जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो मूलतः याद रखिएगा वो उसमें 7 ऑप्शन लगाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों की विशेषता देख लेते हैं कि क्या है मूल अधिकारों की विशेषता। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। पहला तो उसमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मैंने जो नागरिकता वाला जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें देखिए मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद जो है वो नागरिकों के लिए हैं और कौन से विदेशियों के लिए। तो चलिए यहाँ भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 15, 16, 19, 29 और 30, ये इतने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, ये 5 अनुच्छेद हैं
विदेशियों को ये नहीं प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने अनुच्छेद हैं वो सभी दोनों को प्राप्त हैं, यानी नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। लेकिन ये 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 में जो प्रावधान हैं वो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि उपलब्ध सिर्फ नागरिकों के उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी या कोई कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनी। ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये असीमित नहीं है, वाद योग्य है। ध्यान रखिएगा, ये असीमित नहीं है। ये सेंटेंस, ये वाक्य बना के पूछा गया है ये प्रश्न, तो महत्वपूर्ण है ये। ये ऐसे लिख के दे देगा कि मूल अधिकार असीमित हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, असीमित हैं या नहीं है। तो याद रखिएगा, नहीं है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य हैं। यानी कि इनका, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप इसका वायलेशन के अगेंस्ट जो है, इसके वायलेशन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये असीमित नहीं है। ठीक है, राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप देखिए, अभी हिजाब वाला एक हाल फिलहाल का एक एकदम करंट का न्यूज़ है। हिजाब पे एक वो चल रहा है ना, बवाल चल रहा है कर्नाटक में। ठीक है, तो उस पे एक पिटिशन दायर हुई कर्नाटक हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, लेकिन हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है। तो उसमें उससे पहले जो ये विवाद हुआ है, तो उसमें हमें समझने वाली बात क्या है कि कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के आधार पर हिजाब पहनने के लिए, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं, बालिके लड़कियां हैं, वो कह रही हैं कि हमें हिजाब पहनना है, हमें हिजाब पहनने की हमें परमिशन दी जाए। तो ये आर्टिकल 25 में ही दिया गया है क्या, कि धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका उसको आचरण में लाने और उसके लिए जो भी अपना पूजा पाठ ये सब करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, रोक लगा दी इन्होंने, बोला कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला कि आप पहन कर नहीं आ सकते हैं। तो वो रोक क्यों लगाया, वही यहाँ ये चीज़ बताई जा रही है कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि इससे जो पब्लिक प्लेस, मतलब ये शांति है, शांतिपूर्ण जो माहौल है वो खराब हो रहा है। मतलब आप कहीं से लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। और अभी तो फिलहाल वहाँ पे स्कूल और कॉलेजों को शायद बंद कर दिया गया है 2-4 दिनों के लिए। लेकिन जो प्रतिबंध जो लगाया है उसका हवाला यही दिया है कि आप जो है ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो भगवा रंग का वो अपने गले में पट्टा डाल के या फिर हिजाब पहन के, वो ऐसा चीज़ कुछ भी पहन के नहीं आ सकते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक को जो है डिस्टर्बेंस होगा या लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो हालांकि ये कारण उचित या है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। तो उसी उसी आधार पे या निर्णय क्या देगी देखते हैं। अभी तो निर्णय चलेगा, जब आएगा तो पता चलेगा। व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। ठीक है, यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, कुछ मामलों को छोड़कर, ये नेक्स्ट विशेषता, कुछ मामलों को छोड़कर इसमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। याद रखिएगा, राज्य का जो मनमाना रूप है वो नहीं चलेगा, जिसपे ये चीज़ रोक लगाता है मूल अधिकार। ठीक, तो जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही, ठीक, उस पर रोक लगाता है। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर राज्य, अगर राज्य जो है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों की विशेष सुविधाओं प्रदान करते हैं। तो नकारात्मक का कहने का मतलब है कि जब राज्य ये राज्य को रोकते हैं, किसी किसी राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, तो वो नकारात्मक हो गए। और जो व्यक्तियों को विकास करते हैं तो वो
जाहिर सी बात है वो व्यक्तियों के लिए मतलब सकारात्मक हो गए वो। ठीक, ये न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल जो 32 है उसके तहत जो है ये जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि वह केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील लेकर जाए। कहने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकार उसको भी है कि वो किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन हो रहा है तो उस पर वो याचिका की सुनवाई कर सकता है वो, लेकिन वो बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। किसके? आर्टिकल 32 के तहत वो बाध्य है कि उसका जो है उसको सुनना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ये स्थायी नहीं होते हैं, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है, स्थायी इसमें कटौती भी हो सकती है ज़रूरत के हिसाब से। संविधान संशोधन किया जाएगा, उसमें आपको कटौती कर दी जाएगी, तब ये मतलब परमानेंट नहीं है ये। लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। वही बताया मैंने कि संशोधन जो होगा वो संवैधानिक संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत होगा। ठीक है, वो साधारण विधेयक के तहत नहीं होगा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना कहने का मतलब है कि जो मूल ढांचा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो बिना बदले हुए उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में ये पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट अध्याय 11 आएगा तब उसमें पढ़ेंगे इसमें संशोधन कैसे किया जाएगा, क्या होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं, जो मूलाधिकार दिए गए हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी जो है निरस्त कर दिए जाते हैं। इन्हें अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जाता है जब वाह युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसमें यह समझाया गया है कि नेशनल इमरजेंसी लगी तो उसके दौरान 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी तो निरस्त हो जाएंगे, लेकिन जब आर्टिकल 19 जो है अभी आगे इसमें बताया गया है क्या क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या क्या आता है, 6 मूलाधिकार जो दिए गए हैं वो तब निरस्त किए जाते हैं जब विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो। पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए, चाइना से युद्ध हो जाए, तो उस स्थिति में जब आपातकाल लगेगा तो उसमें जो है वो आर्टिकल 19 को भी निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। इसे सशस्त्र विद्रोह या आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी तो उसमें 20 और 21, ठीक है, ये किसी भी आधार पे नहीं हटेंगे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कोई सी भी हो, ये 20 और 21 नहीं हटेंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के अंदर, जैसे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया, कोई एक ग्रुप उसने विद्रोह कर दिया, उसने बंदूक मतलब लेकर हिंसा पर निकल पड़े वो, तो उस स्थिति में जब आपातकाल अगर लगाया जाएगा तो वहाँ पर वो भी जो आर्टिकल 19 है उसको भी नहीं समाप्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अभिव्यक्ति वाक एवं स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति वगैरह है, ये उसको नहीं नहीं मतलब रोका जा सकता। तो वो 19, 20, 21 उस समय वो तीनों रहेंगे, उनको छोड़कर बाकी सब हटा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, लेकिन 19 भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब वैसे कहीं बाह्य आक्रमण होगा, कोई किसी बाह्य विदेशी ताकत ने आक्रमण कर दिया, उस स्थिति में जो है बाकी सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये 20 और 21 रहेगा। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 का ये आगे जो ऊपर जो बताए थे ना, संपत्ति आदि के अधिग्रहण से इसके द्वारा कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। और ये अनुच्छेद 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये
जो अनुच्छेद 31 की और 31 का और खा की बात की जा रही है। अनुच्छेद गा में क्या है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, मतलब उनको प्रभाव में लाने के लिए कुछ जो डीपीएसपीज हैं उनको प्रभाव में लाने के लिए ये अनुच्छेद 31 गा में जो है इनको डाला जाता है, रखा जाता है उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर जैसी संस्थाओं ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, अनुच्छेद 33 में दिया गया है। कहने का मतलब ये जो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल या पुलिस वगैरह होते हैं, इनके ये डायरेक्ट मतलब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, मुझे सोने का अधिकार है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे इसका अधिकार है। तो उस पर वो इसीलिए उनके एक्ट अलग अलग बने हुए हैं। आपको पता होगा सभी जितनी भी सेवाएं हैं, ये जितनी भी पुलिस प्रशासन और ये सब हैं, सबके एक नियम बने हुए हैं, नियम कानून बने हुए हैं, अधिनियम बने हुए हैं कुछ न कुछ। ठीक है, कोई एयरफोर्स एक्ट है, कोई नेवी एक्ट है, कोई कुछ है, कोई पुलिस एक्ट है। तो वो उन सब में ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आप इसमें ये नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं, आप मूल अधिकारों के लिए आप ये नहीं कर सकते। हाँ, उनका अलग नियम कानून चलता है। ठीक है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों या जो भी ये अपना अर्धसैनिक बल हों। ठीक है, तो इनके लिए ये अलग नियम कानून बनाए जाते हैं। तो वो सब संसद या जो संसद जो है उस अधिनियम को पारित करती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि उनके लिए संसद जो है वो प्रतिबंध आरोपित कर सकती है ऐसे इलाकों में जिनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है। ठीक है, वहाँ फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य स्थितियों में लगाया जाता है। ये आर्टिकल 34 में कहा गया है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। ऐसा नहीं है कि जैसे अफस्पा वगैरह लगाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, वो उससे भिन्न चीज़ है वो। ठीक है, वहाँ पे या फौजी कोई जो बोलते हैं ना मार्शल लॉ लग गया, तो वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसमें ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा। कहने का मतलब है कि राज्य, इसमें कोई स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, जो भी होगा वो संसद ही करेगा। ठीक है, जिससे कि एक रूपता बनी रहे। संसद ही कर सकती है जो भी मूल अधिकार में काट छांट करना है, वो भी बगैर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा। तो ये अनुच्छेद 35 में कहा गया है। आगे चलते हैं कि ये जो राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य कौन है? राज्य राज्य बार बार बात, ये शब्द घूम घूम कर हमारे सामने आता है। तो राज्य क्या है वो समझिए, क्या चीज़ राज्य, कौन सी संस्था या क्या है जो राज्य के अंतर्गत आता है, समझिए इसको। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के तहत के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या शामिल हैं वो देखते हैं। देखिए, कार्यकारी विधायी अंग, संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। कहने का मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो लेजिस्लेचर के जो भी अंग हैं, संघीय सरकार हो गई और भारत की संसद हो गई, ये सभी जो है राज्य कहलाएंगे। राज्य सरकार के वो उसी प्रकार जो अभी तक हमने स्टेट में देखा, इसमें सेंट्रल में देखा, तो स्टेट में भी वही है। प्रभावी करने के लिए जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब, सभी स्थानीय निकाय और नगरपालिका, पंचायत, जिला पंचायत बोर्ड, सुधार न्यास, ये सब सब जो है ये राज्य के उसके अंतर्गत आएंगे। परिभाषा में जो ये राज्य कहा गया है, तो वो ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे ये जो LIC हो गया, ONGC, सेल, गेल, ये सब हो गई, ये सब जो है इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इस तरह इस राज्य के विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ये सब पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया, बता दिया आपको। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। जो भी संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में हैं या फिर राज्य सरकार के अंडर में हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, मूल अधिकारों के से असंगत विधियां हैं कुछ कुछ क्या, जैसे अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, वो तो 12 में अभी आपने डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखा। तो अभी 13 में क्या है,
12 से लेकर के और 36 तक, ठीक है, ये जो 12 से लेकर के 35 तक है, माफ़ कीजिएगा, 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक, तो ये एक एक करके चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे 12 में क्या था, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब बताया 13 में क्या है, 13 में बताने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 13 में क्या है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। कहने का मतलब है कोई नियम बनाया, मान लो संसद ने या किसी राज्य के विधानमंडल ने, किसी ने भी मान लो कोई नियम बनाया और वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे उसका उससे मूल अधिकार उसके प्रभावित हो रहे हैं, तो वो विधि जो है वो शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा के योग्य होगी। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो व्यक्ति जिसका अधिकार, मूल अधिकार जो वायलेट हो रहा है, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाके फिर जब जाएगा तो वहाँ पे उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझाई गई है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय, अब वही चीज़ बताया गया जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, इनके तहत जो है ये उसको समीक्षा करेंगे। ठीक है, और निर्णय देंगे कि ये इसको रखा जाए नहीं रखा जाए, ये प्रभावी होगा नहीं होगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुई जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक बता दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि बताया गया है कि ये नहीं, ये इनको आप खारिज कीजिए, कैंसिल कीजिए, ये गैर संवैधानिक हो गया। ठीक, अनुच्छेद 13 के आधार पर विधि शब्द को निम्नलिखित रूप में शामिल किया गया है। इसमें विधि क्या है कि कौन सी विधि, जो यहाँ पे बताया गया है, तो विधि क्या है अब देखिए, स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो भी स्थायी विधियाँ हैं। अस्थायी विधियाँ जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं। प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कुछ भी इन सब में से वो सब विधि के अंतर्गत आते हैं। विधि की गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बिल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा, वो प्रथा भी कोई भी ऐसी प्रथा हो, ठीक है, जो मूल अधिकारों का हनन कर रही हो, तो उसको भी निष्प्रभावी बना सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि वो फिर अगर वो गया और उसकी न्यायिक समीक्षा की गई, सही पाया गया, तो वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए उसमें कुछ मूल अधिकारों को एक उसमें दिया गया है लिस्टिंग में कि 14 से लेकर 18 तक में कौन कौन से समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक है। तो क्या आता है समानता के अधिकार में, देखिए वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये, इनको याद रखिएगा, इनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ये हमेशा याद काम आएंगे आपके। मेंस में अगर लिखेंगे कहीं पे बात आती है तो इनको कोट करना है आपको। ठीक, तो देखिए 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 है। 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद यानी RRCP, रेस, रिलीजन, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके याद रखिएगा RRCP 15, ये इनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 में, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, ये अनुच्छेद 17, कोई भी ये अनटचेबिलिटी को कोई प्रमोट नहीं करेगा कहीं भी। ठीक है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, यानी जो सेना और विद्या ये जो संबंधी सम्मान होते हैं, उनके अलावा और भी कोई उपाधियां जो है नहीं रखी जाएंगी, उन पे रोक है। तो ये अनुच्छेद 18 में है। जो राय बहादुर, ठाकुर साहब या कुछ ऐसे ऐसी जो उपाधियां बड़ी बड़ी होती थी ना उस समय, अंग्रेज दिया करते थे, नाइटहुड की उपाधि, ये दुनिया भर की उपाधियां देते थे वो, तो वो उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उस पर रोक है, ये अनुच्छेद 18। तो वो कौन सा अधिकार हो गया 14 से लेकर 18 तक, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक है, अब 19 से 22 तक ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या क्या है, देखिए इसमें 6 मूल अधिकार सुरक्षा दी गई है। किसमें, अनुच्छेद 19 में। क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की, कि वाक बोलने और ये मतलब अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, सम्मेलन करने की, संघ संघ बनाने की, संचरण करने की, कहीं भी आप घूम सकते हैं, निवास करने की, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, और कोई भी वृत्ति यानी आप अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद
19 है, उसमें 6 ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये जो पहला जो है वाक्य व्यक्ति के अंडर में ही आता है, ये प्रेस वाली जो बात आती है, प्रेस की स्वतंत्रता, तो इसी के अंडर में आती है वो। ठीक है, तो ये कई बार पूछा भी गया है घुमा के, तो याद रखिएगा इसको, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा ऐसे कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंडर अंडर में आएगी, कौन सा अनुच्छेद है, तो वो 19 करके 1 ऐसे करके दे देगा, या 2 3 4 ऐसे ऑप्शन में रहेगा, तो आप याद रखिएगा 19(1) में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये 21 का में है ये। ठीक है, राइट टू एजुकेशन वाला। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है। ठीक, बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23। कारखानों में, अब अच्छा ये शोषण वाला, वहाँ तक वो ये स्वतंत्रता का अधिकार था, कब कहाँ से कहाँ तक, 19 से लेकर 22 तक। अभी ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, याद रखिएगा इसको। तो इसमें पहला 23 में क्या है कि बलात् श्रम, जबरदस्ती जो बोलते हैं ना कि पकड़ के श्रम करवाया जा रहा है जबरदस्ती, तो वो है। ठीक है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन से प्रतिषेध, उसमें रोक है। ठीक है, 24 अनुच्छेद 24 के तहत। और अगली जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 तक। अब देखिए इसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जो अभी ये हिजाब वाला और ये भगवा जो पट्टा वाला ये केस चल रहा है कर्नाटक में, तो वो यही है, इसी इसी बेस पे हाई कोर्ट कर्नाटक में गई हैं ये महिलाएं या लड़कियां जो भी हैं पढ़ने वाली, ये लोग गई हैं। तो इनको इसी यही आधार बनाकर ये इन्होंने अपनी याचिका दी है। ठीक है, स्वतंत्रता का ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27, याद रखिएगा इनको। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछे जाते हैं, मैचिंग में, लिस्टिंग में आता है ये, कहीं भी किसी भी परीक्षा में, कोई भी किस्म की परीक्षा हो, वो किसी भी स्टेट की हो, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ये। ठीक है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक आते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें कौन कौन से हैं बताते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मान लो कोई विद्यालय है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो किसी को बाध्य नहीं कर सकती कि आप ये यहाँ पे प्रार्थना हो रही है तो आप उपस्थित हो जाओ, या ये चीज़ हो रहा है, धार्मिक चीज़ हो रहा है तो उसमें आप आइए, तो उसमें वो स्वतंत्र है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 29 में दी गई है। ठीक, इसके थ्रू वो अपनी भाषा के लिए या अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो भी करना है उनको, कोई स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, या कुछ ऐसा चीज़ करना है जिससे उनकी संस्कृति की सुरक्षा हो सके, तो वो कर सकते हैं, वो उनका मूलाधिकार है अल्पसंख्यकों का। शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 30 में है। ये अनुच्छेद, ये हो गया ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32। इसमें वही जो मैंने बताया था आपको कि वो अगर किसी व्यक्ति का जो है मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 दिया गया है इसके तहत वो अपनी याचिका जो है दायर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको अगर जिस भी प्रकार का वो मामला लगेगा वो उस प्रकार की रिट जारी करेगा। रिट जारी करने का मतलब होता है कि एक प्रकार का वो आदेश देगा। ठीक है, एक प्रकार से अपना वो निर्णय देगा। तो वो निर्णय, जैसे वो रिट उसको बोलते हैं, तो रिट कौन कौन सी रिटें हैं देखिए, ये है एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश, मैंडेमस, याद रखिएगा। मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी जिनको बहुत नहीं समझ में आती है तो वो भी इसको समझ सकते हैं। तो बहुत सरलीकरण और सामान्य भाषा में मैं समझा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस शब्द को बता दूंगा आपको। ठीक है, ये मैंडेमस, ठीक है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको मैंने बताया, हैबियस कॉर्पस, और परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध आपका जो प्रोविशन, ठीक है, उत्प्रेषण ये सर्टियरेरी, और ये अधिकार परीक्षा जो है वो क्यो वारंटो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये रहा, मतलब इसमें
मूलाधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के और पूरा इधर अनुच्छेद 32 तक, यहाँ तक का है दिया गया, आगे भी है लेकिन ये इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो मैंने बातें बताई हैं इसको, इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।